नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग हर एक एग्जाम के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? यहाँ पर दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव, A.K. गोपालन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की थी? इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक निम्न में से कौन नहीं थे, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराम मधोक और दीनदयाल उपाध्याय एवं लाल मनोहर लोहिया। तो आपने इसका सही उत्तर लगाना है लाल मनोहर लोहिया भारतीय जनसंघ के संस्थापक नहीं थे। जो भारतीय जनसंघ के अन्य संस्थापक कौन कौन थे, इनके नाम है बालराज मधोक और तीसरे थे दीन दयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ के 3 संस्थापक थे, कौन कौन से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ में एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया गया और माना गया कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर देश आधुनिक, प्रगतिशील और मजबूत बन सकता है। अगला प्रश्न, कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था? यहाँ पर दिया गया है जनवरी 1953, जनवरी 1955, जनवरी 1957 और जनवरी 1959। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनवरी 1953 में कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था। जो कालेलकर आयोग है ये जनवरी 1953 में स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे कालेलकर। दिल्ली पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाना था कालेलकर के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। जो कालेलकर आयोग है इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 1955 में की थी। कब की थी? 1955 में कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति के बारे में एवं उनके लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन विधेयक और संवैधानिक संशोधन अधिनियम वर्ग के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 123वां संवैधानिक संशोधन 2017 और 102वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के अनुच्छेद 338 बी के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का प्रावधान करता है, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एनसीबीसी संवैधानिक निकाय है या नहीं, जो एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक संवैधानिक निकाय है जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया था। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? यहाँ पर दिया गया 1980, 1984, 1985 और 1990। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार
1 जून 1 जून 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से संबंधित है। हरमिंदर साहिब मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर की इमारतों में हथियारबंद आतंकियों को हटाने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी थे। इंदिरा गांधी के समय में ही 1984 में सिख दंगे भी हुए थे, जिसमें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों के द्वारा की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य जनरल सिंह भिंडरवाले के नेतृत्व में उग्रवादी सिख अलगाववादियों को उखाड़ फेंकना था, जो उस समय स्वर्ण मंदिर में स्थित थे। अगला प्रश्न, बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर दिया गया है मिजोरम, पंजाब, असम और बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोडो समस्या असम राज्य से संबंधित है। जो बोडो आंदोलन है ये मुख्य रूप से कहाँ पर चलाया गया था? ये मुख्य रूप से असम में चलाया गया था, जो कि बोडो जनजाति द्वारा अपनी सांस्कृतिक पहचान, भूमि अधिकार और स्वायत्त की मांग के लिए किया गया था। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ने बोडोलैंड नामक एक अलग राज्य की मांग की थी और यह आंदोलन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोडोलैंड मांग किसने की थी? बोडोलैंड स्टेट की मांग 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने की थी। यह बोडो बहुल इलाके में चलाया गया आंदोलन था और इस आंदोलन के समाधान के लिए कई समझौते हुए थे, जैसे कि 1993 का बोडो समझौता और 2020 का बोडो समझौता शामिल है। अगला प्रश्न, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर दिया गया 1962, 1977, 1980 और 1967। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आसियान की स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड में किस घोषणा पत्र के आधार पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान में कितने सदस्य देश शामिल हैं? आसियान में 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिनके नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? यहाँ पर दिया गया है मिताली राज, पूनम राउत, शेफाली वर्मा या स्मृति मंधाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी। इसने 23 सितंबर 2021 में क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुलाबी गेंद टेस्ट की फर्स्ट पारी में 127 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की थी। अगला प्रश्न, कानू सान्याल किस आंदोलन से संबंधित है? यहाँ पर दिया गया है नक्सलवाद, तेलंगाना, तेभागा और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानू सन्याल नक्सलवाद आंदोलन के मुख्य नेता थे। इन्होंने 1969 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवाद की स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कानून सन्याल है, इन्होंने 23 मार्च 2010 में आत्महत्या की थी। अगला प्रश्न, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं?
यहाँ पर दिया गया है भूपेंद्र पटेल, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर दिया गया है 1993, 1994, 1990 और 1996। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। यह 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत है और इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। NHRC का भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, जिससे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के कांग्रेस के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि NHRC का पूरा नाम क्या है? NHRC का पूरा नाम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? NHRC का हेडक्वार्टर है सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में। लास्ट प्रश्न नानावती आयोग संबंधित है। यहाँ पर दिया गया है सिख विरोधी दंगों से, प्रजातंत्र बहाली से, आपातकाल से या अन्य पिछड़ा वर्ग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नानावती आयोग सिख विरोधी दंगे से संबंधित है। जो नानावती आयोग है ये 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति GT नानावती आयोग की नियुक्ति मई 2000 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भारत में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति GT नानावती थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।